हम लोग अभी तक बात किए कि एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है। और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेज। ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ट्रांसमिशन का मतलब न्यूरॉन सेल कैसे अपना सिग्नल अगली न्यूरॉन सेल को ट्रांसफ़र करेगी, ये आज का टॉपिक रहेगा, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेज। तो आपने क्लास 10th में पढ़ा था सिनेप्सिस प्रोसेस। आपने क्या पढ़ा था? सिनेप्सिस प्रोसेस। तो बस ये सिनेप्सिस को ही यहां पर लिखा है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेज। एक्चुअली हमको देखना है कि एक जो हम नर्व की बात कर रहे थे, नर्व जो मैंने बताया कि सेंसरी ऑर्गन से मैसेज लेके जाती है सीएनएस के पास। इधर क्या है? ये सीएनएस है। तो ये जो नर्व है जो इम्पल्स को लेके जा रही है, आखिर ये नर्व बनी किससे है? इसमें जो ये सिग्नल जा रहा है, आखिर ये नर्व किस चीज़ से बनी है? तो मालूम चला कि यहाँ पर क्या है, इस तरह के न्यूरॉन्स है, इस तरह के न्यूरॉन्स है, इनके डेंड्राइट्स और एक्सॉन इस तरह से। ये जो चेन ऑफ न्यूरॉन सेल है, यही तो आपका नर्व है। तो आखिर इस न्यूरॉन को, चलो ठीक है, यहाँ एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, इसके अंदर करंट बन गया, लेकिन ये मैसेज इसको कैसे ट्रांसफर होगा? यहाँ पे तो थोड़ा सा तो गैप होगा। फिर यहाँ पर ये मैसेज का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, यही हमको जानना है। मान लीजिए कल हमने देखा था कि इस तरह के, मान लीजिए ये आपका कोई न्यूरॉन सेल है और ये आपका इस तरह का, ठीक है, वह ये थोड़ा बना दिया। अब यहाँ पर तो मालूम चला कि ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहे थे, सोडियम अंदर आ गया तो वहाँ पोटेंशियल जनरेट हो गया और वो ए साइड टू बी, बी टू सी, सी टू डी, इस तरह से मेम्ब्रेन वो आपका मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद अगला न्यूरॉन यहाँ पर है, ठीक है, ये इसके डेंड्राइट्स हैं। तो यहाँ पर मैसेज का ट्रांसफ़र कैसे होगा, ये हमको समझना है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। क्योंकि नर्व का काम क्या है? मैसेज को लेके जाना। अब नर्व एक सिंगल सेल तो है नहीं, वो तो चेन ऑफ न्यूरॉन सेल है। तो यहाँ पर हमको देखना होगा एक तो ये वाला पार्ट, और ये गैप हमको देखना होगा कि आखिर इस गैप में क्या हो रहा है। यहाँ पर तो फिर मान लीजिए ये जो आपके डेंड्राइट्स है, कोई भी अगर मैसेज यहाँ पे आएगा तो इसके अंदर फिर से वो पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, फिर से सिग्नल बन जाएगा, फिर से करंट बन जाएगा। तो अंदर की बात तो कल समझ में आ गई थी कि अंदर कैसे वो सिग्नल बना, कैसे अपोजिट चार्ज वहाँ पे डेवलप हो गए और कैसे वो आगे ट्रांसफ़र होता हुआ चला गया। ये चीज़ तो कल समझ में आई। आज केवल ये वाला पार्ट देखना है। तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा ये न्यूरॉन का जो एक्सॉन है, इस एक्सॉन का ये जो एंड वाला पार्ट है, ये हमको देखना पड़ेगा। तो मैंने कल भी आपको बताया था, ये सपोज आपका हो गया एक्सॉन का एंड वाला पार्ट। ये यहाँ पर नोब मैं बना रहा हूँ, सिनेप्टिक नोब। कल हमने सिनेप्टिक नोब की भी बात किया था। ये आपका न्यूरॉन का एंडिंग वाला पार्ट है, ठीक है। सिग्नल यहां से आ रहा है, ये इधर क्या है, ये आपके एक्सॉन्स था, माइलिन शीथ थी, ये नोड ऑफ रेनवियर थे, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए यहां पर देखते, तो इसके अंदर छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं। सिनेप्टिक नोब में क्या होती है? छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं, और वेसिकल्स के अंदर स्पेशल केमिकल भरे रहते हैं जिन्हें हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। खास तौर पे हमने एक न्यूरोट्रांसमीटर का नाम देखा था, एसिटिल कोलिन। याद आ रहा है? एसिटिल कोलिन। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर यहां पर इनके अंदर भरे पड़े हैं, ठीक है, वेसिकल्स के अंदर। और यहां पर आपके एक दूसरी सेल है, न्यूरॉन सेल, ये इसका एक्सॉन, और यहां इसके ये आ गए डेंड्राइट्स, ये इसके डेंड्राइट्स हैं।
अब सिग्नल अगर यहां से लेके यहां तक आ रहा है तो ये सिग्नल अगले न्यूरॉन को कैसे ट्रांसफर होगा, ये इस गैप को क्रॉस करना पड़ेगा और इस गैप को हम बोलते हैं सिनैप्स। इस गैप को क्या बोलते हैं, सिनैप्स। गैप को बोलते हैं सिनैप्स। ठीक है, तो ये जो गैप है, जो सिनैप्स है, ये किस किस के बीच में है? एक्चुअली हम इसको बोल सकते हैं यहां पर, ये सिनैप्स से पहले का पार्ट है, ये वाला पोर्शन सिनैप्स के पहले वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। इस न्यूरॉन को क्या बोलेंगे, इस न्यूरॉन को बोलेंगे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। इस सिनैप्स से पहले का न्यूरॉन, यहां से जो मैसेज आ रहे हैं, इसको बोलेंगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। भाई बीच में गैप है, गैप को बोल रहे हैं सिनैप्स। तो ये है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो यहां पर जो मैसेज का ट्रांसफर होगा वो होगा केमिकल फॉर्म में। एक्चुअली यहां पर जो वेसिकल्स हैं जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर भरे हैं, जब ये सिग्नल आएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन मेम्ब्रेन में पहुंचेगा, तो इससे ये जो वेसिकल्स हैं, एक बार मैं फिर से ये थोड़ा सा एक अलग से डायग्राम इसका बनाऊं, थोड़ा सा इधर जगह करता हूं, आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर अगर हम बात करते, ये आपकी नोब हो गई और ये आपके वेसिकल्स हो गई। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल मैसेज जैसे ही नर्व एंडिंग में पहुंचता है, इन सिनेप्टिक नोब के पास पहुंचता है, तो ये जो वेसिकल्स हैं, चूंकि ये साइटोप्लाज्म में ही तैर रही हैं, तो ये साइटोप्लाज्म में मूव करती हैं और मूव करते करते पहुंच जाती हैं इस मेम्ब्रेन के पास, और ये मेम्ब्रेन टूट जाती है और ये केमिकल बाहर हो जाते हैं। ये मूव करेंगी टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, और जैसे ही यहां मूव करेंगी फिर इनके केमिकल बाहर रिलीज हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, ये जो जगह है जहां ये प्रोसेस हो रहा है, सिनेप्सिस प्रोसेस हो रहा है, इसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एक ये न्यूरॉन है, ये इसके एंड है, और यहां पर एक दूसरा न्यूरॉन है और ये इस तरह का, तो ये जो गैप है यहां, इसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी बोला गया क्योंकि यहां सिनेप्सिस प्रोसेस हो रही है। सिनेप्सिस प्रोसेस मतलब एक न्यूरॉन अपना सिग्नल अगले न्यूरॉन को ट्रांसफर कर रहा है, ये काम यहां पे हो रहा है, तो इसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी बोलते हैं। क्लेफ्ट मतलब बीच में कुछ स्पेस है, कुछ दो न्यूरॉन के बीच में कुछ जो गैप है, जहां कुछ फ्लूइड भरा पड़ा है, यहां पर भी कुछ फ्लूइड भरा पड़ा होगा, तो ये इस जगह को, इस स्पेस को नाम दिया सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जहां सिनेप्सिस हो रहा है। आप इस जगह को सिनेप्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर निकले, ये न्यूरोट्रांसमीटर पहुंच गए यहां के डेंड्रॉइड्स पे। एक्चुअली ये एक नया स्टिमुलस आ गया, जैसा सिग्नल यहां था उतने ही अमाउंट में, उतने ही टाइप के केमिकल यहां रिलीज हो गए, और यहां पर रिलीज हो गए तो यहां सोडियम पोटेशियम का बैलेंस फिर से चेंज हो गया, जिससे अंदर एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा और फिर से आपका इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मेम्ब्रेन मूव करना शुरू करेगा। बस ये सिंपल सी बात थी और इसमें कुछ था ही नहीं। Actually, synapses is a process by which one neuron transfer its message to the another neuron, in which the electrical message will convert into this chemical message, and this chemical message again convert into electrical message. So that is the process of transfer of message between the two neuron, two successive neuron. One neuron is the presynaptic neuron, another neuron is the postsynaptic neuron. So these neurotransmitter, these vesicles are responsible. तो ये एक आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपके बुक में एक फोटो दिया है, देखिए यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में भी कुछ चैनल्स होंगे, वो चैनल्स के कारण यहाँ के कुछ सोडियम पोटेशियम में चेंज होगा। क्या होगा? सोडियम अंदर आना शुरू हो जाएगा, पोटेशियम बाहर जाना शुरू हो जाएगा, तो अंदर चार्ज अपोजिट हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा उस पॉइंट पे। तो जैसा भी सिग्नल था ऐसा ही सिग्नल इसके अंदर बन जाएगा।
ये केमिकल फॉर्म में पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल में चेंज हुआ, जैसा केमिकल इधर मिला ऐसा फिर से इलेक्ट्रिकल इधर बन गया। तो ये क्लास 10th की ही बात है, ज़्यादा कुछ आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स आपको समझ में आया होगा, कोई खास यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो सेल सबसे पहले मैसेज रिसीव करती है उसको हम बोलते हैं रिसेप्टर सेल। एक्चुअली वो एक न्यूरॉन सेल ही होगी। और हमारे 5 ऐसे सेंस ऑर्गन्स हैं जहाँ पर रिसेप्टर सेल मौजूद होती हैं। टेस्ट के लिए गस्टेटरी रिसेप्टर हैं जो टंग पे होते हैं। प्रेशर के लिए, टेम्परेचर के लिए जो रिसेप्टर हैं वो आपकी स्किन में होते हैं। स्किन में एक्चुअली 2 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, टेम्परेचर का भी होता है और प्रेशर का भी होता है। प्रेशर जिससे टच फील करते हैं हम लोग, हाँ, और टेम्परेचर जिसे हीट फील करते हैं। तो ये मैसेज कौन लेता है? वो शुरुआत में जो फर्स्ट न्यूरॉन सेल है वो लेती है, और उसी न्यूरॉन सेल को हम बोलते हैं रिसेप्टर सेल, जिसने सबसे पहले मैसेज रिसीव किया। हाँ, आपने क्लास 10th में पढ़ा टेम्परेचर के लिए थर्मो रिसेप्टर सेल, हाँ, प्रेशर के लिए थिग्मो रिसेप्टर सेल, टेस्ट के लिए गस्टेटरी रिसेप्टर सेल, स्मेलिंग के लिए जो नाक में होती है वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऐसे अलग अलग रिसेप्टर हमारे अलग अलग सेंस ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स, ये अब क्लास 11th पे पढ़ाना ठीक नहीं होगा। चलिए, ये आपका ओवरऑल पूरा प्रोसेस हुआ, कैसे नर्व इम्पल्स जनरेट होते हैं, कैसे वो ट्रांसफ़र होते हैं। अब हमको बात करना चाहिए कि आखिर मैसेज को प्रोसेस करने वाला जो पार्ट है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें हमारा ब्रेन की बात हम करेंगे। ये जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर कैसे क्या क्या पार्ट हैं, कौन कौन सा फंक्शन हो रहा है। तो इस बार के सिलेबस में आपको ब्रेन तो नहीं दिया है, फिर भी थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हम ब्रेन का भी ले लेते हैं कि आखिर ह्यूमन बींग्स के अंदर ये सभी मैसेज जो आते हैं कहाँ पे प्रोसेस होते हैं, कैसा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन ब्रेन, और ये कैसे हमारे बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। तो एक ब्रेन का इंट्रोडक्शन थोड़ा ले लेना चाहिए। हालांकि सिलेबस में नहीं है लेकिन बायोलॉजी में तो है, बायोलॉजी में तो पढ़ना ही है। तो यहाँ पर अगर हम ह्यूमन बींग्स के ब्रेन की बात करते हैं तो मैं एक रफ डायग्राम जस्ट आपको समझाता हूँ। ये मान लीजिए इस तरह का एक पार्ट होता है, ये आपका ब्रेन, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग पोर्शन होंगे, मैं एक एक आपको बना के बताऊंगा पूरा, ठीक है। ये इस तरह का मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ये आपका ब्रेन, ठीक है। ये आपका ब्रेन बन गया, बस इतना सा पार्ट है। अब ये जो मैंने बनाया इसमें इस तरह के फोल्डिंग्स बना दीजिए आप, हाँ, इस तरह के कुछ फोल्डिंग्स बनाना है। ब्रेन काफी सुरक्षित एक प्रोटेक्टेड केज में बंद होता है जिसे हम स्कल कहते हैं। हाँ, बोनी स्ट्रक्चर होता है और पूरे बोन्स के एकदम हार्ड खोल में, कवर में अंदर ये फिट होता है। अगर हम इसकी यहाँ पे बात करते हैं तो ये इस तरह की बोन्स हैं, 4 बोन्स एक साइड में, 4 बोन्स एक साइड में, पूरा एक केज बनता है, स्कल बनता है। फिर फेशियल बोन अलग होती हैं, स्कल बोन अलग होती हैं। जब स्केलेटन सिस्टम पढ़ते हैं तो ये थोड़ा सा हमको समझना पड़ता है। यहाँ पर ये पूरा जो ब्रेन है वो न्यूरॉन सेल से बना है। ये न्यूरॉन सेल मैं मान लीजिए इस तरह से आपको जस्ट एक रफली बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैं आपको इस तरह से, ये इनके एक्सॉन्स हैं जो आ रहे, इंटरकनेक्टेड हो रहे। पहले एक बेसिक समझ में आता है तभी आपको ब्रेन समझ में आता है। ये मैंने इस तरह के आपको न्यूरॉन बनाए, ठीक है। अब न्यूरॉन में ध्यान देना कि ये वाला जो पार्ट है, बाहर की साइड में मैंने सेल बॉडी बनाई और अंदर की साइड में एक्सॉन्स बनाए। भाई न्यूरॉन क्या है, ये सेल बॉडी है और फिर ये एक्सॉन्स है, इस तरह से। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बाहर की साइड में सेल बॉडी बना रहा हूँ और अंदर की साइड में ये बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो पार्ट है जहां सेल बॉडी है, मतलब ये जो पेरिफेरल जो आउटर वाला पोर्शन है, ये थोड़ा हमको ग्रे कलर का दिखता है, गहरे रंग का दिखता है। इस पार्ट को हम बोलते हैं ग्रे मैटर,
ये जो पार्ट है ये वाला बाहर बाहर वाला हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर, ग्रे कलर का होता है। और ये जो जहां पर आपके ये एक्सॉन्स आ रहे हैं, ये एक्सॉन्स के ऊपर माइलिन शीथ भी होती है, माइलिन शीथ स्वान सेल ने जो बनाई है। तो माइलिन शीथ के कारण ये व्हाइट अपीयरेंस का होता है, ये वाला पोर्शन, अंदर वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं व्हाइट मैटर। इसको क्या बोलते हैं? व्हाइट मैटर। तो ये इस तरह का एक जो ब्रेन है, और ब्रेन चूंकि केवल न्यूरॉन सेल से बना है, तो कहीं पर भी अगर न्यूरॉन डैमेज होते हैं या प्रॉब्लम होती है तो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खराब हो सकता है। इसलिए इस स्कल के और ब्रेन के बीच में, यहां इस ब्रेन के चारों तरफ मेम्ब्रेन्स होती हैं, ब्रेन के चारों तरफ मेम्ब्रेन्स होती हैं, और ये मेम्ब्रेन्स कहीं ना कहीं सुरक्षित रखती है हमारे ब्रेन को। इनको बोलते हैं क्रेनियल मीनिंग्स। क्या बोलते हैं? क्रेनियल मीनिंग्स। कितनी मेम्ब्रेन होती हैं हमारे? अगर मान लीजिए ये आपका ब्रेन हो गया, तो ब्रेन के बाहर यहां पर इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है। ये मेम्ब्रेन कितनी है? 3 होती हैं। इन तीनों मेम्ब्रेन को बोलते हैं मीनिंग्स, क्रेनियल मीनिंग्स। इन मेम्ब्रेन का नाम भी आपसे पूछा जाता है। 3 मेम्ब्रेन ये होती हैं इसके चारों तरफ। तो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? बीच वाली को क्या बोलते हैं? अंदर वाली को क्या बोलते हैं? फिर ये आपका ब्रेन शुरू हो गया, ये वाला पार्ट आपका हो गया ग्रे कलर का, ये वाला पोर्शन आपका ग्रे कलर का हो जाएगा, और अंदर ये वाला जो पोर्शन है वो आपका व्हाइट कलर का हो जाएगा। इस तरह से आपको ये ब्रेन का ये वाला पार्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले क्यों ना हम जब ब्रेन पढ़ रहे हैं तो इतना तो समझ में आया कि स्कल के अंदर एकदम सुरक्षित है, और ब्रेन के बाहर 3 मेम्ब्रेन हैं। सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर। देखिए ब्रेन में कुछ नाम आपको ऐसे मिलेंगे, आपको धीरे धीरे नाम याद हो जाएंगे। ड्यूरा मैटर, सबसे बाहर की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? ड्यूरा मैटर। और सबसे अंदर की मेम्ब्रेन को बोलते पाइया मैटर, पाइया मैटर। तो ड्यूरा मैटर, पाइया मैटर, 2 नाम तो याद हो गए। ये क्या है? क्रेनियल मीनिंग्स के नाम है। अब एक बीच वाली और है, उसका भी नाम याद कर लेते हैं। इस बीच वाली मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? एरेक्नॉइड। सर इतने सारे नए नए नाम, भैया एक बार पढ़ना है, बाद में तो ये आपको ऐसे लगेंगे हाँ सर ये तो सुन रखा था नाम। पहली बार आपको विचित्र लगेगा, बाद में नाम याद हो जाएगा। चलिए ब्रेन की मेम्ब्रेन के नाम बोलिए बाहर से अंदर की तरफ। सबसे पहले आएगा ड्यूरा मैटर, नंबर 2 पे आएगा एरेक्नॉइड, जो वाकई में बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है, और सबसे अंदर आएगा पाइया मैटर। मतलब न्यूरॉन सेल जहां पर हैं, न्यूरॉन सेल किस मेम्ब्रेन के संपर्क में होंगे? आंसर आएगा पाइया मैटर के। और स्कल के संपर्क में कौन सी मेम्ब्रेन होगी? आंसर आएगा ड्यूरा मैटर। भाई बाहर बोन्स हैं, बोन्स के यहां पर एक मेम्ब्रेन है, इधर न्यूरॉन है, न्यूरॉन की एक मेम्ब्रेन है, बीच में एक मेम्ब्रेन और है। 3 मेम्ब्रेन के नाम याद करो सबसे पहले, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड और पाइया मैटर। ठीक है, क्रेनियल मीनिंग्स कहलाती हैं तीनों, और इनमें फ्लूइड भी भरा होता है जिसे बोलते क्रेनियल फ्लूइड। हाँ, इसमें फ्लूइड भी भरा रहता है, क्रेनियल फ्लूइड उसको हम बोलते हैं, क्रेनियल फ्लूइड। ये तो हो गई सुरक्षा की बात। अब क्यों ना हम देखें कि ये पूरा जो ब्रेन है इसमें कितने पार्ट होते हैं। तो क्लास 10th में पढ़ा था सर, 4 ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हाइंड ब्रेन होता है। ऐसा ही तो होता है। चलिए एक बार उनके नाम हम फिर से लिखते हैं कि पूरा ब्रेन अगर समझना है तो इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? 4 ब्रेन। दूसरा क्या लिखेंगे? मिड ब्रेन। और तीसरा क्या लिखेंगे? हाइंड ब्रेन। ये तो हो गए क्लास 10th के नाम, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इतना तो समझ में आ रहा है। 4 ब्रेन मतलब ऊपर वाला, सबसे बाहर वाला। मिड ब्रेन मतलब बीच वाला पोर्शन है ब्रेन का, और हाइंड ब्रेन ये पीछे वाला पार्ट है। ठीक है,
अब फोर ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे अलग अलग एरिया पाए जाते हैं, अलग अलग पार्ट इसमें पाए जाते हैं। खास तौर पे फोर ब्रेन में हमको तीन नाम याद करने पड़ेंगे। एक होगा सेरिब्रम। देखिए ब्रेन सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, मैं अपने हिसाब से आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फोर ब्रेन में आपको केवल तीन नाम याद करने हैं, सेरिब्रम, दूसरा नाम आपको याद करना है थैलेमस, और तीसरा नाम याद करना है हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये नाम याद है। थैलेमस हमने पहले पढ़ा है, हाइपोथैलेमस भी पढ़ा है और सेरेब्रम भी पढ़ा है। एक्चुअली फोर ब्रेन जब हम पढ़ेंगे तो ये तीन नाम उसमें आएंगे, ये आपको याद रखना है। मिड ब्रेन में कोई खास नाम नहीं आएगा, केवल एक एक्वाडक्ट होती है, आप सेरिब्रल एक्वाडक्ट उसको कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं केवल लिखता हूं एक्वाडक्ट। एक तो एक्वेडक्ट की बात करते हैं हम मिड ब्रेन में, और एक नाम और यहां पर है जो आपसे नीट वगैरह में बार बार पूछता है, कार्पोरा क्वाड्रीजेमिना। क्या नाम हो गया ये, कितना खतरनाक है। कार्पोरा QUADRI क्वाड्रीजेमिना, GEMINA, कार्पोरा क्वाड्रीजेमिना। ये मिड ब्रेन में होता है। सवाल कैसे आता है, कार्पोरा क्वाड्रीजेमिना इज एसोसिएटेड विद विच पार्ट ऑफ ब्रेन। बस आंसर आएगा मिड ब्रेन, और कुछ नहीं। ब्रेन पूरा हमको रटना नहीं है, समझना है कि बस, केवल ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लोगे तो ब्रेन कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बस केवल ये दो नाम हम इससे रिलेटेड करके रखेंगे। हाइंड ब्रेन में हमको केवल तीन नाम याद करके रखना है। एक नाम याद करेंगे पॉन्स, एक नाम याद करेंगे सेरिबेलम, और एक नाम याद करेंगे मेडुला। और इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो इनको हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लिगेटा। अरे भगवान, कैसा नाम है, बड़ा खराब नाम रखा है। तो छोड़िए, कोई जरूरत नहीं है, हमको तो तीन नाम याद कर लेंगे। पॉन्स हो जाएगा, सेरिबेलम हो जाएगा, मेडुला हो जाएगा। अब बच्चे कहां कंफ्यूज होते, ये सेरिबेलम और ये सेरिब्रम। भैया सेरिब्रम आएगा फोर ब्रेन में और सेरिबेलम आएगा हाइंड ब्रेन में। अगर ये नाम आपको याद है तो मैं फोर ब्रेन आपको समझाना शुरू करता हूं कैसा होता है। सबसे पहले फोर ब्रेन की हम बात करेंगे। फोर ब्रेन मतलब ब्रेन का आगे वाला पार्ट, सबसे ऊपर वाला पार्ट जो सबसे पहले हमको दिखाई देता है। ठीक है, ये नाम याद हो गए आपको। देखिए ब्रेन पढ़ना है तो नाम तो याद करना है। चलिए अब फोर ब्रेन की शुरुआत करते हैं। फोर ब्रेन क्या होता है, स्कल के अंदर सुरक्षित है ब्रेन। मेम्ब्रेन को छोड़ो, तीनों मेम्ब्रेन हमको याद हो गई, ड्यूरामेटर, पाइयामेटर और एरेक्नोइड। अब ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो फोर ब्रेन होता है, यहां से लेकर ये वाला जो पार्ट है ये आपका फोर ब्रेन वाला पार्ट है। हाँ, ये आपका फोर ब्रेन पार्ट है। और यहां पर होती है कुछ इस तरह की फोल्डिंग्स 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 फोल्डिंग्स। ये एक्चुअली अलग अलग एरिया है, अलग अलग पार्ट हैं जो अलग अलग प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। ये क्या हो गया, ये पूरा आपका फोर ब्रेन, और यहां पर भी इस तरह का ये पार्ट, ये भी इसमें शामिल है। और यहां पर मैं कुछ इस तरह की बात ये एक बना रहा हूं, ये आपका फोर ब्रेन केबल पार्ट है। सर समझ में नहीं आया ये क्या है, चलो अब मैं समझाता हूं। आपके ब्रेन को अगर ऊपर से खोल के देखा जाए तो ये जो पूरा ये साइड पोज है, ये क्या है, साइड में से दिख रहा है। ये आपका पीछे वाला पार्ट है, ये आगे वाला पार्ट है। हाँ, ये इधर आपका आंख वगैरह लगी होंगी, यहाँ पर ये आंख से आपके ये जा रही हैं पार्ट है। तो ये आपका इधर आपका माथा वाला एरिया है, ये आपका पीछे वाला एरिया है। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से बनाऊं तो आपको ये ब्रेन कुछ इस तरह से दिखाई देगा।
और पूरे ब्रेन में वाकई में दो पार्टीशन होते हैं, ये दो अलग अलग पार्ट होते हैं। ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है। जैसे इधर से देखेंगे तो केवल एक दिखेगा, लेकिन आपके अगर पूरा ब्रेन को देखें तो बीचों बीच में जहां जो महिलाएं अपनी मांग निकालती हैं बीचों बीच में, वहां से इस तरह का ये पार्टीशन होता है। ये पार्ट अलग होता है, ये पार्ट अलग होता है। ठीक है, इस आधे पार्ट को बोलते हैं हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर, सेरिब्रल हेमीस्फीयर थोड़ा बोल सकते हैं, सेरिब्रल हेमीस्फीयर। आधा स्फीयर इधर और आधा स्फीयर इधर। थोड़ा इमेजिनेशन करना है। एक्चुअली पूरा जो फोर ब्रेन होता है उसमें दो लोब होती है, एक ये वाला हेमीस्फीयर, एक ये वाला हेमीस्फीयर। अब ये ऊपर से देख रहे हैं हम लोग इसको कहां से देख रहे हैं? ऊपर से देख रहे हैं। तो ऐसा दो आपको एक बीच में क्लेफ्ट दिखाई देगा। एक्चुअली ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। ठीक है, इनको बोलते हैं सेरिब्रल हेमीस्फीयर। तो एक हेमीस्फीयर मान लीजिए ये वाला हो गया, और इसी के साइड में बाजू में एक और हेमीस्फीयर ये वाला लगा हुआ है। भाई इसको मैं यहां कैसे दिखा सकता हूं? इसको तो ऐसे दिखाऊंगा ना, ये थोड़ा आपको 3D में देखना पड़ेगा। और दोनों हेमीस्फीयर, बिल्कुल आप ये मानिए कि आपके दो हाथ हैं, दोनों हाथों को आपस में उनका थोड़ा उंगली सामने रखते हुए इन दोनों को जोड़ दीजिए और नीचे से एक टेप लगा दीजिए, तो ये दोनों हेमीस्फीयर आपस में चिपक जाएंगे। नीचे से क्या लगाना है? एक टेप लगाना है। तो ये नीचे से पूरा आपका चिपकाने वाला ये टेप वाला जो पार्ट है, एक्चुअली ये नर्व ही है, ये नर्व फाइबर हैं जो इसको नीचे से सिलाई कर रहे हैं। दोनों हेमीस्फीयर को नीचे से कुछ नर्व फाइबर हैं जो उसको आपस में जोड़ के बांध के रखने का काम करते हैं। तो ये वाला जो मैंने पार्ट दिखाया है, ये दोनों हेमीस्फीयर को नीचे से चिपका रहा है, जोड़ रहा है। और ऊपर से इसके चारों तरफ फिर मेम्ब्रेन है, तीनों मेम्ब्रेन है। ठीक है, और फिर आपका स्कल आ जाएगा, हड्डियों का बना खोल। तो ये आपका पूरा सुरक्षित है। लेकिन ये जो पार्ट है, ये फोर ब्रेन है जो सबसे पहले दिखाई दे रहा है, इसमें दो स्फीयर है, हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर को आपस में कनेक्ट करने का पार्ट ये नीचे, आप समझिए कि दोनों स्फीयर पास में थी, नीचे से किसी ने टेप लगा दिया उसको। तो ये जो पार्ट है जो इन दोनों हेमीस्फीयर को आपस में चिपका रहा है, इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। इसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम ये नीचे दोनों हेमीस्फीयर के जो जंक्शन है, जो जॉइंट है, उस पे नीचे लगा हुआ है और इनको बांध के रखने का काम करता है। क्लियर हो गया? कॉर्पस कैलोसम के नीचे ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, जो आपको ये वाला एरिया दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं थैलेमस पार्ट। इसको क्या बोलते हैं? थैलेमस। ये कॉर्पस कैलोसम हो गया, ये थैलेमस हो गया। और थैलेमस के नीचे जो ये लटका हुआ पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन है, इसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। बात समझने की कोशिश करते जाइएगा। ये पूरा केवल और केवल मैंने फोर ब्रेन बनाया है। फोर ब्रेन में दो हेमीस्फीयर होते हैं जिनको नीचे वेंट्रल साइड में कॉर्पस कैलोसम आपस में चिपकाने का काम करती है। कॉर्पस कैलोसम के नीचे देखते तो फोर ब्रेन का ही एक एरिया दिख रहा है, ये वाला पार्ट आपका थैलेमस कहलाता है। मतलब फोर ब्रेन के दोनों हेमीस्फीयर के नीचे की साइड से जब आप खोपड़ी को देखोगे, ऊपर से नहीं, जब नीचे की साइड से देखोगे तो आपको ये थैलेमस दिखाई देगा। और थैलेमस के नीचे जो एक लटका हुआ पार्ट है, इसकी जो चोंच जैसी जो लटक रही है, ये आपका हाइपोथैलेमस कहलाता है। और हाइपोथैलेमस से भी एक नीचे लटका हुआ पार्ट इस तरह का पाया जाता है, ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड है यहां पर। और यहां पर एक आउटग्रोथ के रूप में छोटा सा पार्ट है थैलेमस के पास, ये आपकी पीनियल ग्लैंड है।
ये आपकी पीनियल ग्लैंड है, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, लेकिन हम ये पार्ट अभी नहीं पढ़ रहे। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड को हम एंडोक्राइन ग्लैंड जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। मैंने केवल आपको जगह बता दिया, लोकेशन बता दिया, कहाँ पे क्या चीज मौजूद है, आपको कुछ आइडिया लगा होगा। ठीक है, ये पीनियल को भी छोड़िए, ये हमारा फोर ब्रेन। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। क्या ये बनाने में कोई दिक्कत है? फोर ब्रेन बनाने में आराम से आप बना सकते हैं। बन गया फोर ब्रेन। अब हमको समझना है ये वाला पोर्शन। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर न्यूरॉन इस तरह से लगे हैं। एक्चुअली बहुत मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। मैं तो केवल ये इस तरह का केवल आपको आइडिया बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे न्यूरॉन यहाँ पे लगे हैं। एक्चुअली ये तो इतना कॉम्प्लेक्स पार्ट है जहाँ न्यूरॉन को आप अलग अलग भी नहीं कर सकते, और ये बहुत सारे गुच्छे बना रहे हैं। एक न्यूरॉन यहाँ गुच्छा बना रहा है, एक न्यूरॉन यहाँ गुच्छा बना रहा है, एक न्यूरॉन की सेल बॉडी यहाँ गुच्छा बना रही है अलग अलग, और ये इस तरह के आउटग्रोथ भी यहाँ देखने को मिलते हैं। ये वाले पोर्शन, हर एक पोर्शन कोई ना कोई एक प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो इसका एपीरियंस है, ये जो ब्रेन का, फोर ब्रेन का जो आउटर पार्ट है, जो बाहर वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये आपको डार्क कलर का दिखता है, और इस पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। देखिए, मैंने आपको कॉर्टेक्स पहले भी समझाया। किसी भी ऑर्गन, जब हम किडनी देख रहे थे तो किडनी में भी बाहर वाला पार्ट ये क्या था? ये कॉर्टेक्स था। ये अंदर क्या था? ये मेडुला था। बिल्कुल यहाँ पर भी वही है। ये एक्चुअली कॉर्टेक्स एरिया है। ये क्या है? कॉर्टेक्स एरिया। लेकिन यहां पर हम इसको बोलते हैं ग्रे मैटर। ब्रेन के मामले में इसको क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर, चूंकि ये डार्क कलर का होता है, ग्रे मैटर। और ये अंदर वाला जो पार्ट है जहां पर एक्चुअली एक्सॉन्स आ रहे हैं, और एक्सॉन्स के ऊपर माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ के कारण ये थोड़ा व्हाइट एपीरियंस का है, इसलिए इसको हम बोलते हैं व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर। ऐसा नहीं है कि व्हाइट मैटर में कोई भी सेल बॉडी नहीं होगी, भैया सेल बॉडी तो यहाँ पे भी होंगी, कुछ न्यूरॉन यहाँ पे भी होंगी। और ये जो प्रोमिनेंट फोल्ड बने हैं, ये फोल्ड कोई ना कोई प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। खास तौर पे हमको देखना पड़ेगा कि ये जो फोर ब्रेन है, ये कौन कौन सी प्रोसेस को कंट्रोल करता है, यही आपको समझना होगा। एक्चुअली ऐसा ही कोई एक फोल्ड है, मान लीजिए वो मेमोरी को कंट्रोल करता है। ये हमारी हार्ड डिस्क है। जैसे कंप्यूटर के अंदर मेमोरी आप स्टोर करते हैं, मोबाइल में स्टोर करते हैं, ऐसे हमारा ब्रेन में भी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। तो ये हमारी मेमोरी हो जाएगी। हाँ? और क्या है यहाँ पर? कम्युनिकेशन का भी एरिया होता है, कम्युनिकेशन का। मोटर एरिया यहाँ पे होता है जो हमारी मसल्स को कंट्रोल करता है। सपोज ये मोटर एरिया वाला है, ये मेमोरी वाला है, ये कम्युनिकेशन वाला है। अगर ये यहाँ पर आपको कोई डैमेज हो गया तो आप बोल भी नहीं पाओगे, आपकी टंग लड़खड़ाएगी, आप बोल नहीं पाओगे। कम्युनिकेशन को मेंटेन करता है, कोऑर्डिनेट करता है। ऐसे ही अलग अलग पार्ट है इसमें, पूरे फोर ब्रेन में जितनी भी वॉलेंटरी प्रोसेस आपके बॉडी में है, सभी वॉलेंटरी प्रोसेस को फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। बात समझने की कोशिश करना, फोर ब्रेन कंट्रोल करता। जितने भी सेंस ऑर्गन हैं, हर सेंस ऑर्गन्स की नर्व इस फोर ब्रेन को लाके मैसेज देती हैं, और फोर ब्रेन ही मैसेज को प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग एरिया है। डिसीजन लेने वाला काम भी यही है। यहीं पर मोटर नर्व सभी मसल्स को कंट्रोल करने वाला एरिया है। अब बात करेंगे हम थैलेमस की और हाइपोथैलेमस की। तो यहां पर जो थैलेमस वाला पार्ट है, एक्चुअली ये थैलेमस हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर के लिए जिम्मेदार है। हमारी भूख और प्यास, हमको प्यास लगी है, पानी पीना है, कौन कंट्रोल करेगा? ये पार्ट कंट्रोल करेगा। आप इसको बोल सकते हैं हंगर एंड थर्स्ट। ठीक है, भूख और प्यास के केंद्र कहां पे हैं? ये आपके थैलेमस के अंदर है। और हाइपोथैलेमस की बात अगर हम स्पेशली करें तो ये तो कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है, और उन हार्मोन को पिट्यूटरी फिर बाद में रिलीज करती है। तो हाइपोथैलेमस कहीं ना कहीं हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार है।
हाइपोथैलेमस की ही बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस खासतौर पे बॉडी टेम्परेचर थर्स्ट, एक्चुअली ये हाइपोथैलेमस के ही फंक्शन है। थैलेमस का खास तौर पे जो फंक्शन है वो सिग्नल को, यहाँ पे जो मोटर एरिया है, सेंस ऑर्गन्स है, उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। ये बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट और हार्मोन सिक्रेशन ये हाइपोथैलेमस के, थोड़ा सा रेक्टिफाई कीजिए। Hypothalamus is responsible to maintain our body temperature. It is also control our hunger and thirst, and it also secrete the hormones. So the hypothalamus is more important than the, actually each and every part of the brain is important. We cannot say that this is not important, but hypothalamus is more responsible. थैलेमस का काम है कोऑर्डिनेट करना, ये जो अलग अलग एरिया हैं, अलग अलग जो सेंसरी एरिया है, मोटर एरिया है, लैंग्वेज है, मेमोरी है, कम्युनिकेशन है, इनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करवाता है थैलेमस वाला पार्ट। ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग फंक्शन थे जो हमको याद रहना चाहिए। मुझे लग रहा है कि खास तौर पे आपको इतना समझ में आया होगा। अब एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है फोर ब्रेन में, वो भी थोड़ा जान लीजिए। ये थैलेमस का पार्ट, ये वाला, ये थैलेमस का पार्ट, यहाँ पे कुछ लोब होती हैं थैलेमस में, और अलग अलग लोब को अलग अलग नाम दिए। ये आपका वेंट्रल पार्ट है, ये क्या फोर ब्रेन का वेंट्रल पार्ट है, ये हाइपोथैलेमस का पार्ट है। यहाँ पे छोटी छोटी लोब होती हैं, और थैलेमस और ये लोब ये आपस में मिलकर एक स्पेशल काम करती हैं, और इसीलिए इनके ग्रुप को हम बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। इनको क्या बोलते हैं? लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम कहां होता है? लिम्बिक सिस्टम होता है लोअर सरफेस ऑफ द फोर ब्रेन नियर द हाइपोथैलेमस। एक्चुअली हाइपोथैलेमस और वेंट्रल पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन कुछ छोटी छोटी लोब होती हैं। ये लोब मिलकर हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं। बिहेवियर, आपको गुस्सा आता है, आपको डर लगता है, आपके अंदर फीलिंग आती है, कैसी भी फीलिंग आती है, वो फीलिंग के लिए जिम्मेदार है ये आपका लिम्बिक सिस्टम। ये आपकी पर्सनैलिटी को कंट्रोल करता है, आप कैसे हैं। तो लिम्बिक सिस्टम एक्चुअली फोर ब्रेन का ही पार्ट है, वो स्पेशल काम करता है, हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है। हमारे इमोशन को कंट्रोल करने वाला पार्ट का नाम है लिम्बिक सिस्टम, जो पाया जाता है फोर ब्रेन में। फोर ब्रेन का ही पार्ट है। हाइपोथैलेमस भी इसमें इन्वॉल्व है। ये वेंट्रल पार्ट में छोटी छोटी लोब हैं। अब इन लोब के नाम आप याद नहीं करना, ये बहुत सारी अलग अलग इनके नाम दिए। एक लोब को बोलते हैं एमाइगडेला, एक को बोलते हैं हिप्पोकैम्पस, ऐसे करके इन लोब के नाम हैं। अभी मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा जानना चाहिए, हमको केवल इतना याद करना है कि ह्यूमन बीइंग्स की फीलिंग, इमोशन, फियर, लव, सेक्सुअल बिहेवियर, ये कौन कंट्रोल करता है? ये लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। लिम्बिक सिस्टम कहाँ पाया जाता है? फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में या हाइंड ब्रेन में? आंसर आएगा फोर ब्रेन में। फोर ब्रेन का पार्ट है लिम्बिक सिस्टम। तो इस तरह से अगर हम ये वाला पार्ट की बात करें, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर की बात करें, तो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं सेरिब्रम। ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर अलोंग विद कॉर्पस कैलोसम, इनको क्या बोलते हैं हम? सेरिब्रम। मैंने तीन नाम याद कराए थे फोर ब्रेन में, सेरिब्रम। ये जो थैलेमस पार्ट है, जो डिफरेंट एरिया को आपस में कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये थैलेमस हो गया। और थैलेमस के नीचे लटका हुआ है जो बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट और हार्मोन सिक्रेशन का काम करता है, वो आपका हाइपोथैलेमस हो गया। तो इस तरह से फोर ब्रेन की कहानी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आई होगी। बहुत सारे फंक्शन है यहाँ पर, मेमोरी है, कम्युनिकेशन है, बॉडी टेम्परेचर है, थर्स्ट है, ये सभी काम एक्चुअली हमारा फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। सभी सेंस ऑर्गन का मैसेज इसी फोर ब्रेन को आता है। ये मैसेज को प्रोसेस करता है और एक डिसीजन लेता है ताकि आपकी बॉडी रेस्पॉन्स कर सके। So the main important part of the brain is the forebrain। मैंने आपको हर चीज समझाने का अपने हिसाब से कोशिश किया। बुक में फोटो अलग टाइप से बने होंगे, मैं उनको भी समझाने की कोशिश करूंगा आपको।
ठीक है। तो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कल की क्लास में देखेंगे। आज मुझे लगता है फोर ब्रेन एक बार आप जब खुद पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो आज का क्लास यहीं पे रोक